नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे मेरे ख्याल से। मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों आपका जो ये फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा है, फिजिक्स के अंदर आपका जो थर्ड चैप्टर लेके आया हूं मैं आपके लिए, या फिर मैं कहूँगा कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जानदार शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि अग्निवीर ही नहीं आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। वहां से क्वेश्चन मैं वही टॉपिक आपके लिए अब लेकर आया हूँ। फिजिक्स देखने के लिए आपको बहुत बड़ा एक सिस्टम लगता होगा, बहुत बड़ा एक आपको प्रोग्राम लगता होगा कि ये फिजिक्स समझेंगे कैसे कैसे समझ में आएगी। दोस्तों इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स की तो हम लट्टू फिरकी करने वाले हैं, और इस लट्टू फिरकी के इस सेशन में हम चलेंगे तो वो नेक्स्ट सेशन के अंदर वो है आपका दोस्तों टॉपिक है आपका कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। टॉपिक है क्या है दोस्तों? कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति, ये आपके बेहद जरूरी है आपको समझना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से थोड़ा सा रिलेवेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। इनका ध्यान रखना, इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना। तो कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर आपके लिए जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत अच्छा लेक्चर है। फिजिक्स में एक फिजिक्स की एक यदि ताकत है तो वो ये टॉपिक है, कार्य ऊर्जा और शक्ति। दोस्तों हम एक एक को लेकर चलेंगे और इनको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये दोनों तीनों जो आपको दिख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो सकते हैं समझने के लिए, लेकिन समझ में आ गए तो सबसे इजी चैप्टर भी यही होगा। ठीक है, तो टॉपिक है आपका कार्य, वर्क। क्या होता है दोस्तों वर्क? कार्य, कार्य क्या होता है? हम फिजिक्स के अलावा यदि हम लेकर चलें तो हमें जहाँ मेहनत करनी होती है, जहाँ पसीना आता है, जहाँ हमने शरीर दर्द लग करने लगता हो, दिस इज वर्क। ठीक है, ये हम जो काम करते हैं उसको वर्क कहते हैं, हम उसको कार्य कहते हैं, काम कहते हैं। पसीना आ जाए काम कहते हैं, लेकिन फिजिक्स इस काम को काम में नहीं मानती। फिजिक्स ये कहती है कि यदि कोई वस्तु काम, यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उस वस्तु के लिए कोई डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, कोई फोर्स, अप्लाइड फोर्स होना चाहिए, तब वो जाके क्या है, काम है। अन्यथा काम क्या होगा आपका? जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए काम क्या होगा? जीरो होगा। तो इसने वर्क के लिए क्या कहा? किसी वस्तु, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल F व उसके, किसी वस्तु पर आरोपित बल F व उसके विस्थापन, व उसके विस्थापन D के गुणनफल को, गुणनफल को कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित बल F व उसके डिस्प्लेसमेंट, सॉरी विस्थापन को S से डिनोट करते हैं, है ना। विस्थापन S के गुणनफल के समान, गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो W बराबर F इंटू S, ये हो गया आपका कार्य। आपने क्या कहा कि किसी वस्तु पर आपने बल लगाया और उस बल का, उस वस्तु का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। जैसे मान लो ये आपका, ये मेरा जैसे मोबाइल है दोस्तों, ठीक है, इस मोबाइल पे मैंने यह फोर्स अप्लाई किया और इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, इसका विस्थापन हो गया। तो सॉरी, किसी वस्तु पर हमने फोर्स अप्लाई किया, उस वस्तु का उसी डायरेक्शन में क्या हो गया? सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? मात्रक क्या हो जाएगा? फोर्स का मात्रक क्या है? न्यूटन। फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन। और विस्थापन क्या हो जाएगा? मीटर। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर। इस न्यूटन इंटू मीटर को ही कहा जाता है क्या? जूल। क्या कहा जाता है दोस्तों? जूल कहा जाता है। तो हम कहेंगे किसी वस्तु पर आरोपित बल F व उसके विस्थापन S के गुणनफल को कार्य कहते हैं। W बराबर F इंटू S, मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे
जब यदि इस कंडीशन के अलावा और क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, माना यदि एफ व एस के मध्य थीटा कोण हो। क्या समझे? मान लो हमने यदि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स अप्लाई के ड्यूरेशन में या फिर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन नहीं हुआ, तो क्या वो एंगल नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनेगा, कुछ एंगल बनेगा। उस एंगल की कंडीशन में उसका वर्क कितना होगा? मान लो एक आपका स्लूप है, ठीक है, एक स्लूप है और उस स्लूप के ऊपर आपने एक पत्थर को ऐसे बांध रखा है और आप ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, वो पत्थर आप ऊपर की तरफ नहीं आ रहा, वो नीचे तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या समझे? आप उस पे फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहे थे लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग हो गई। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन और बल की डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो उनके बीच में कोई एक एंगल बन गया, उसके बीच में कोई एक कोण बन गया। जब इस कंडीशन में कोई कोण बन जाता है तो वो फॉर्मूला W बराबर F इंटू एस नहीं होकर क्या बन जाता है दोस्तों? तो वो बन जाता है W बराबर F इंटू एस इंटू कोस थीटा। ठीक है, F इंटू एस इंटू कोस थीटा, इसका क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है। जब थीटा कोण बने तो F इंटू एस इंटू कोस थीटा हो जाता है। अब कंडीशन देखो, यदि F व S के मध्य थीटा बराबर कितना हो? 0 डिग्री हो। 0 डिग्री हो मतलब जिस दिशा में हमने फोर्स लगाया, ये मान लो ये जिस दिशा में हमने फोर्स लगाया उसी दिशा में क्या हो जाए उसका डिस्प्लेसमेंट। जिस दिशा में हमने फोर्स लगाया उसी दिशा में क्या हो जाएगा उसका विस्थापन हो गया, तो क्या कहलाएगा? जिस दिशा में हमने बल लगाया उसी दिशा में उसका विस्थापन हो गया। थीटा का मान कितना होगा? 0। और आपको पता है कोस 0 का मान कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो W बराबर F इंटू एस इंटू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि F को S से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कार्य। ठीक है दोस्तों, W बराबर क्या आ जाएगा? F इंटू एस। ये आपका क्या आ जाएगा? कार्य निकल के आ गया। ये कार्य दोस्तों, ये कार्य अधिकतम होगा कि जैसे ही ये कार्य क्या होगा? अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और मैक्सिमम के साथ साथ क्या होगा? मैक्सिमम के साथ साथ क्या होगा? धनात्मक भी है, पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो W का मान आ गया F इंटू एस, अधिकतम धनात्मक है, तो F व S के मध्य थीटा कोण लिया 0, कोस 0 का मान 1, W बराबर F इंटू एस, मतलब F को S से डायरेक्ट गुणा कर दो, कार्य निकल के आ जाएगा, कोई कोस की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी कंडीशन पेपर में पूछी जाती है, यदि थीटा बराबर मान लो 90 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या होगा? तो कोस 90 का मान कितना होता है? ये याद रखना पड़ेगा आपको। कोस 90 का मान कितना होता है? तो दोस्तों कोस 90 का मान कितना होता है? 0। अब कोस 90 का मान 0 है तो F और S की कितनी भी वैल्यू हो उसको 0 से गुणा करने पर पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो कार्य कितना आ जाएगा आपका? कार्य कितना आ गया आपका? 0। ठीक है, कार्य कितना आ गया आपका? 0। तो कार्य न्यूनतम या शून्य होगा। कार्य न्यूनतम या क्या होगा? शून्य होगा, 0 होगा या फिर मिनिमम होगा कार्य का मान। किस पर? जब थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब तो दोस्तों ये हुआ, यदि जब गजबन जब पानी को जारी है तो गजबन ने फोर्स किया, अप्लाई किया नीचे तरफ, उसका 90 तरफ चलना होगा। इस प्रकार से वो गजबन पानी तरफ चलेगी। दोस्तों देखना, समझने की कोशिश करना, गजबन काम करनी कुछ भी नहीं करती है, चल इधर रही है, फोर्स अप्लाई इधर हो रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। और कोस 90 का मान कितना होता है? 0। और काम भी कितना आएगा? 0। तो दोस्तों गजबन ने कुछ भी काम नहीं किया, गजबन काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री पे वो एंगल पे काम कर रही है और 90 डिग्री के एंगल पर गजबन का काम है बिल्कुल 0। गई भैंस पानी में। ठीक है, अब बात करते हैं कूली का। एक क्वेश्चन बनता है, कूली मान लो 80 किलोग्राम की यदि कोई सामग्री को सिर पे रखकर और वो 10 मीटर तक चल रहा है, बताओ किया गया काम कितना हो गया? तो दोस्तों काम होगा 0। ये तो सारा ही सत्यानाश हो गया।
तो कूली ने 80 किलोग्राम की सामग्री को 10 मीटर लेकर गया, लेकिन काम फिर भी कितना मिला? 0 मिला। काम 0 मिला, इसका मतलब ये हो गया कि कार्य उसका शून्य आ गया। न्यूनतम तो गजबड़ ने भी ना काम नहीं किया और किसी कुली ने भी काम नहीं किया, क्योंकि वो जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का जब एंगल बनता है तो cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आई होगी। तो दो कंडीशन आपने पढ़ ली, जब थीटा का मान 0 हो, जब थीटा का मान कितना हो? 90 डिग्री हो। तीसरी कंडीशन, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो कोस 180 का मान कितना होगा? वो होगा -1। जब कोस 180 का मान -1 है तो W बराबर, ये 1 से गुणा करने पर कोई संख्या पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस से गुणा करने पर संख्या किसकी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो ये होगा कार्य, एक तो होगा ऋणात्मक, कार्य ऋणात्मक व क्या होगा? उसके पीछे मैंने मिनिमम लिख दिया क्या? ये मिनिमम नहीं होगा, शून्य ही होगा कार्य। ठीक है, अच्छा इसमें अब देखो नेक्स्ट, यहां पे कैसा होगा? कार्य ऋणात्मक व न्यूनतम होगा, कार्य नेगेटिव भी होगा और कार्य मिनिमम भी होगा जब W बराबर कितना होगा? -F × S होगा तब। ठीक है दोस्तों, तो ये निकल के आ गया आपका कार्य का मात्रक जूल है, कार्य का फॉर्मूला W बराबर F × S है। कार्य की 3 कंडीशन बताई मैंने। जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो कार्य अधिकतम होगा, जब कार्य का मान 90 डिग्री होगा तो कार्य का मान 0 होगा। गजबड़ ने भी काम नहीं किया और कूली ने भी ना काम नहीं किया। लेकिन तीसरी कंडीशन, जब W बराबर माइनस आया तो वो किस कंडीशन में आया दोस्तों? जब F S के मध्य 180 डिग्री हो। मान लो कोई स्लूप के ऊपर कोई वस्तु अगर ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, वो वस्तु ऑटोमेटिक नीचे तरफ जा रही है, जितना आप वो फोर्स नीचे लगा रही है उतना आप नहीं लगा पा रहे, तो फोर्स आपका इधर है और उसका डिस्प्लेसमेंट इधर है। इसका मतलब उसका कितना डिग्री? 180 डिग्री उसका ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा डिग्री बन रहे हैं। तो 180 डिग्री बनने पर कार्य क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया। और कैसा आ गया? न्यूनतम आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। ठीक है, ये हो गया आपका कार्य। अब दूसरा टॉपिक है ऊर्जा। दूसरा है ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी आपने बायोलॉजी में पढ़ी थी। ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलती है। जबकि हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं एनर्जी क्या होती है। दोस्तों एनर्जी क्या होती है? जैसे मान लो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, इसका मतलब मैं एक काम कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं कितने घंटे पढ़ा सकता हूं, मेरी कितनी क्षमता है, वो मेरी किस पे डिपेंड करेगी? एनर्जी पे डिपेंड करेगी, ऊर्जा पे डिपेंड करेगी। तो मेरी पढ़ाने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो ही क्या कहलाती है दोस्तों? ऊर्जा कहलाती है। मैं 2 घंटे पढ़ा सकता हूं, मैं 2 घंटे पढ़ाने की क्षमता रखता हूं, मेरी 2 घंटे की एनर्जी है, इट मीन्स वो एनर्जी है। मैं पढ़ा रहा हूं, वो काम है, लेकिन दोनों बार में काम एक ही करना पड़ेगा, हमें पढ़ाना ही पड़ेगा। तो यूनिट यदि बात करें, मात्रक की बात करें, तो ऊर्जा का कार्य का मात्रक दोनों के सेम होंगे, वो क्या होगा? जूल। मेरे ख्याल से आपको ब्लू टी शर्ट आपको नहीं पता था पहले, अब ध्यान रखिएगा। जो इसका जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और इसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वो होता है जूल होता है। कार्य का मात्रक भी जूल था, जबकि ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अब आपको पढ़नी है यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी पढ़नी है? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? तो यांत्रिक ऊर्जा के लिए हम कहेंगे यह ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। मैकेनिकल ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? वो होती है आपकी
आपकी एक तो होती है दोस्तों गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और एक होती है कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, और इसको कहेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है। एक है आपकी मैकेनिकल एनर्जी जिसमें काइनेटिक एनर्जी, जिसको के ई से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को पी ई से डिपेंड क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो जो यांत्रिक ऊर्जा है वो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और एक यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, पी ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इस एक एक एनर्जी को लेकर चलते हैं, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वो काइनेटिक ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, कंबाइंड या फिर एडिशन होता है, ऐड होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है आपका यांत्रिक ऊर्जा। अब चलते हैं हम आपका गतिज ऊर्जा। पहली ऊर्जा लेते हैं हम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में यदि गति के कारण, यदि मोमेंट के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता आ रही है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको गति के कारण, गति के कारण, गति के कारण कार्य करने की क्षमता, गति के कारण कार्य करने की क्षमता, क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, क्या समझे, गति के कारण, ठीक है, मोमेंट के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है दोस्तों, वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा हम जल ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। ये इसका दोस्तों क्या है, फॉर्मूला। गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, कोई चीज जब मोमेंट कर रही होती है, गति कर रही होती है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी लिबरेट होती है, वो गतिज ऊर्जा ही कहलाती है। इसका फॉर्मूला है 1/2 mv²। यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m है दोस्तों मास, द्रव्यमान, यहाँ m क्या है, द्रव्यमान, और v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, वेग। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि आपको पता है सभी को मेरे ख्याल से, नहीं पता तो मैं थोड़ा सा और आपको डिफाइन कर देता हूं। P क्या था, संवेग। ठीक है, P क्या था, संवेग। P का फॉर्मूला था m × v। P बराबर क्या था, m × v। अगर इसको ही हम क्या करें, थोड़ा सा रिलेवेंट करें, तो कैसा बनेगा, अच्छा P बराबर mv, समझने की कोशिश करना भाई, P बराबर mv, तो p² बराबर क्या हो जाएगा, m² v²। ठीक है, p² बराबर क्या हो जाएगा, m² v²। अब ये है फॉर्मूला के ई बराबर 1/2 mv²। इसको m² बनाना, p² बनाना होगा तो m² करना पड़ेगा। m² के लिए हमने इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया। अगर काट देंगे तो वापस से हो जाएगा, लेकिन गुणा करने पर क्या फर्क पड़ जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा। m का स्क्वायर होगा, v का स्क्वायर होगा, तो ऊपर वाली की जगह में क्या लिख सकता हूँ, p का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ऊपर हो जाएगा p² 2m। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा के ई बराबर, ठीक है, के ई बराबर आ जाएगा p² 2m। बात समझ में आ गई, के ई बराबर आ जाएगा p² 2m। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं मैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, संवेग में संबंध। ठीक है, गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध आ रहा है के ई बराबर p² 2m, और संवेग p क्या है, m × v।
P बराबर m इंटू वी, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ये दोनों संबंध में आ गए। अब एक बात बताओ, यदि वेग को 2 गुना करूंगा तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। गतिज ऊर्जा है आपकी भाई एक वी के आपके इसके रिलेशन में पूछ रहे हैं, वेग के स्क्वायर, क्योंकि 1/2m को उठा दो आप, केवल वी स्क्वायर के रिलेशन में पूछ रहे हैं। तो यदि वेग को 2 गुना करेंगे, मान लो पहले वेग को 1 किया तो 1 किया तो 1 का स्क्वायर 1, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 1। लेकिन इसका दुगुना किया, 2 गुना मतलब वी का मान कितना रखते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 4। तो काइनेटिक एनर्जी पहले की कंपैरिजन में कितना गुना हो गई 4 गुना, पहले की कंपैरिजन में कितना गुना हो गई 4 गुना हो गई। क्या हो गई 4 गुना काइनेटिक एनर्जी। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी को जब हमने दुगुना किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई। वैसे ही था आपका 1/2 पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि संवेग का दुगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, तो संवेग को दुगुना करेंगे तो देखो संवेग और गतिज ऊर्जा में ये तो संबंध बनेगा। अब इसका दुगुना करेंगे तो पी का मान पहले कितना रखो 1 रखो, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 1। अब इसका कितना मान रख दिया 2, तो 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 4। तो पहले की अपेक्षा कितना गुना हो गई 4 गुना हो गया। ठीक है, तो आप इसको सिंपल फॉर्म में कैसे याद रखेंगे, आप उसको सिंपल फॉर्म में याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट पेज में चलते हैं अभी कि आपको यदि वेग को दुगुना किया जाए, यदि वेग को 2 गुना किया जाए, यदि वेग को 2 गुना किया जाए तो यदि वेग को 2 गुना किया जाए, वेग को 2 गुना किया तो आपने देखा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। क्या समझा? यदि आपने वेग को 2 गुना किया तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी 4 गुना। और यदि संवेग की बात करें तो भी यही होगा। यदि संवेग को 2 गुना किया जाए, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, यदि वेग को 2 गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, और यदि संवेग को 2 गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी हैं। ये काइनेटिक एनर्जी को लेकर मैं कर रहा था बात। अब काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल क्या क्या हैं दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे चलने की बात है ना, तो जैसे लुढ़कता हुआ पत्थर, ठीक है, चल रहा है। दौड़ती हुई कार, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, दौड़ती हुई कार। बहता हुआ पानी, ठीक है, लुढ़कता हुआ पत्थर, दौड़ती हुई कार, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल आएंगे वो किस में आएंगे, काइनेटिक एनर्जी आएंगे, गतिज ऊर्जा में आएंगे, क्योंकि गति के कारण कार्य करने की क्षमता हो रही है तो गतिज ऊर्जा कहलाएगा। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, इसको डिफाइन करते हैं या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी, इससे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा कहलाती है।
स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को P से रिप्रेजेंट करते हैं। Pe बराबर होता है दोस्तों mgh। Pe बराबर क्या होता है mgh, जहां पे m क्या है दोस्तों, ये है द्रव्यमान मास, यहाँ पे g क्या है दोस्तों, ये है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। h क्या है यहाँ पे है दोस्तों हाइट, ऊंचाई। क्या है यहाँ पे, ऊंचाई। ठीक है, Pe बराबर mgh, m है मास, g है गुरुत्वीय त्वरण और h है ऊंचाई। तो द्रव्यमान ऊंचाई, द्रव्यमान हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया और ऊंचाई हो गया, ये Pe का मान हो गया mgh। ठीक है दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी Pe, किसी वस्तु की स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता उसकी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन एक जगह और भी काम आता है, लेकिन आपकी स्थितिज ऊर्जा का जो ये क्वेश्चन है, इसके अलावा आपके आर्मी अग्निवीर में क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता। आपको आर्मी अग्निवीर में केवल एग्जांपल और याद रखने हैं। आपको एग्जांपल यहां से क्या क्या बन सकता है और क्या क्या बनते हैं। ठीक है, आपको देखने के लिए मिला होगा कि एग्जाम्पल में क्या क्या, घड़ी की भरी हुई चाबी, घड़ी की भरी हुई चाबी, घड़ी की भरी हुई चाबी, ये क्या है, घड़ी, या फिर आपने देखो घड़ी हो गया, या फिर आपका टॉयज हो गए। इनमें जो भरी हुई चाबी होती है, इनमें जो भरी हुई चाबी होती है वो सारी में एनर्जी जो स्टोर होती है वो कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। दूसरी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, तीर कमान में भरी हुई एनर्जी, भरी हुई ऊर्जा। ठीक है, तीर कमान को आपने ऐसे खींचा, खींचने के बाद आपने छोड़ दिया, तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन में तालाब में भरा हुआ पानी, तालाब या समुद्र का भरा हुआ पानी। ठीक है, ये सारे जो हैं, कहीं स्टोर्ड वाटर की बात कर रहा हूं मैं, कोई घड़ी रखी है उसकी बात कर रहा हूँ, घड़ी में चाबी भर दिया, तीर कमान भरी हुई ऊर्जा, तालाब समुद्र का पानी आदि में भरी हुई पानी, ये सारे जो हैं वो आपके किस ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं, स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा हूं। ये सब स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। इनमें घड़ी हुई भरी हुई चाबी, तीर कमान में खिंची हुई और जो एनर्जी है, और ये सारी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Pe बराबर mgh। ये हाइट पे और ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो आप किसी विमान में बैठ के चल रहे हैं। ठीक है, तो आप में कौन सी एनर्जी स्टोर है, तो आप में गतिज भी है, आप में पोटेंशियल भी है, इट मींस आप में मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, दोनों एनर्जी हो जाती है उसके अंदर। तीसरा जो टॉपिक बचता है, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया। ऊर्जा से एक क्वेश्चन और याद आया दोस्तों, तो क्योंकि आपको ध्यान है कि एक पेपर में एग्जाम्पल में पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इसके बारे में, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी स्टोर्ड बट एनर्जी कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी ना तो नष्ट हो सकती है और ना ही एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में
एक रूप से दूसरे रूप में बदला, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह है एनर्जी कंजर्वेशन से लॉ। ठीक है दोस्तों, आपने देखा, मान लो इलेक्ट्रिसिटी ली आपने, इलेक्ट्रिसिटी ली, वो भी कहीं से बनी होगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को आपने इसमें मान लो पंखे में यूज किया आपने, वो पंखा भी आपको हवा दे दी, पवन ऊर्जा बना दी, उस पवन ऊर्जा से कुछ बनता होगा, फैन वगैरह चलते हैं, टरबाइन चलती हैं, टरबाइन से वापस से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मतलब ये रिसाइकल होता है। तो हम कह सकते हैं एनर्जी कंजर्व रहती है, इसको नष्ट भी नहीं कर सकते तो उत्पन्न भी नहीं कर सकते। ये है एनर्जी कंजर्वेशन से लॉ। अब बात आती है ऊर्जा का रूपांतरण कैसे कैसे होता है। तो ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होता है, देखिएगा। कोई भी स्रोत है, ठीक है, और इनके क्या देखने हैं, ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण। स्रोत कोई भी हो सकता है, उसमें कौन सी ऊर्जा किस में चेंज होती है। तो जैसे कोयला, कोयला है, ठीक है, कोयला है, तो कोयला किसके, कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में चेंज करता है। तो कोयला चेंज करता है रासायनिक एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, हमें उष्मा देता है ना, तो ये किस लिए यूज हो रहा है, उष्मीय ऊर्जा के रूप में तब्दील हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो कोयले के अलावा क्या हो जाएगा, जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती किसको किस में कर रही है, मोमबत्ती में भी वही केमिकल होते हैं। तो रासायनिक को प्रकाशीय में, ये प्रकाश के लिए यूज होती है, प्रकाशीय ऊर्जा में। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, मोमबत्ती हो गई, मान लो सौर सेल है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रकाश ऊर्जा को लेते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को किस में करते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को, सौर सेल है जो प्रकाशीय ऊर्जा को किस में करते हैं, ये करते हैं विद्युत में। किस में करते हैं दोस्तों, ये विद्युत में चेंज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन किसको किस में चेंज करता है, ये ध्वनि को चेंज करता है। ठीक है, ध्वनि को करता है किसमें, विद्युत में, विद्युत तरंगों में करता है। ठीक है, ध्वनि को विद्युत में करता है, तो कौन सा, माइक्रोफोन। इसके अलावा विद्युत मोटर, ये किसको किस में करता है, ये कर सकता है, ये करता है विद्युत मोटर किसको किस में करता है, विद्युत को, ये करता है यांत्रिक में। ठीक है, विद्युत को यांत्रिक में। लाउड स्पीकर किस में करता है, लाउड स्पीकर, ये किसको किस में करता है दोस्तों, ये करता है विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जनरेटर किसको किस में करता है, जनरेटर जो चलते हैं किससे चलते हैं, फ्यूल से चलते हैं। फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है, रासायनिक। तो रासायनिक ऊर्जा को किस में करता है, ये करता है विद्युत में। किस में करता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में करता है, ठीक है। इसके अलावा 8वां जो है नेक्स्ट, और क्या हो सकता है, डायनेमो किसको किस में करता है, ये करता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। आपकी विद्युत मोटर होगी, विद्युत को यांत्रिक में, लाउड स्पीकर हो गया विद्युत को ध्वनि में, जनरेटर हो गया रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में, और डायनेमो हो गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। ये आपके कुछ चेंजमेंट हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गए आपके, क्या, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा के रूपांतरण हो गए,
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कार्य और ऊर्जा। तीसरा जो है आपका वो है आपका दोस्तों शक्ति। तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका शक्ति, बोले तो पावर। ठीक है, शक्ति यानी कि पावर। वो कार्य करने की ऊर्जा थी, जो आप कार्य करने की जो क्षमता थी वो ऊर्जा कहला रही थी। ये कहलाता है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाती है, सॉरी शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर दोस्तों शक्ति कहलाती है। दर का मतलब होता है बटे में समय। तो शक्ति बराबर, शक्ति P बराबर कार्य बटे समय। कार्य क्या है W और समय क्या है T। तो कार्य करने की दर क्या हो जाएगी, शक्ति कहलाएगी। कार्य का मात्रक क्या होता है आपका, कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे सेकंड या फिर जूल सेकंड इनवर्स, जूल सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसी को कहा जाता है वाट। तो शक्ति का मात्रक हो गया जूल सेकंड इनवर्स या फिर वाट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्या कि एक अश्व शक्ति, इसका मात्रक और है अश्व शक्ति, उसका अर्थ कितना होता है, क्या होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति, ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति कितनी होती है, 746 वाट। एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट। ठीक है दोस्तों, अश्व शक्ति 746 वाट। शक्ति का एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्ति का व्यापारिक मात्रक। शक्ति का व्यापारिक मात्रक, ऐसा ही मात्रक वाट होता है लेकिन व्यापारिक मात्रक होता है kWh, किलोवाट होवर। ठीक है, जो कि यूनिट जो बिजली की यूनिट निकलती है ना, वो यूनिट किसके रूप में निकलती है, kWh के रूप में निकलती है, किलोवाट होवर के रूप में निकलती है। ठीक है दोस्तों, एक kWh बराबर क्या होता है, एक kWh बराबर 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये होता है आपका 1 किलोवाट होवर। ठीक है दोस्तों, तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य शक्ति का मात्रा कार्य वाट हो गया, जूल सेकंड इनवर्स हो गया। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है 746 वाट। शक्ति का व्यापारिक मात्रा kWh यूनिट होती है और 1 kWh बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6। ठीक है दोस्तों, तो बाकी हम मिलेंगे। ये क्या होता है, वाट सेकंड होता है दोस्तों, ये होता है वाट इंटू सेकेंड। ठीक दोस्तों, बाकी हम मिलेंगे ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में। हैव अ नाइस डे, बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।